Welcome student to EduSet channel Haryana. Myself Pimla Devi, lecturer in commerce, JG SSS Gangwa Hisar. We're going to study about chapter 11.2. Chapter name is Advertising, Role and Objective. Topic: Meaning of advertising, features of advertising, role of advertising, limitations of advertising, and objection to advertising essay. टुडे फर्स्ट टॉपिक मीनिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग। विज्ञापन का अर्थ क्या है? विज्ञापन का अभिप्राय होता है कि जो संभावित उपभोक्ता है उनको किसी उत्पाद, कोई सेवा या विचार की जानकारी उपलब्ध करवाना है ताकि वे उस उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित हो सके। अब संभावित उपभोक्ता वो उपभोक्ता होते हैं जिनको उत्पाद की जरूरत है, आवश्यकता है, बट उन्होंने अभी परचेज नहीं की है। तो इस कारण से अगर उनको इस उत्पाद के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी जाती है तो वो उत्पाद को खरीदने के लिए प्रेरित हो जाती हैं। डेफिनेशंस ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की परिभाषा व्हीलर ने दी है। व्हीलर के अनुसार विज्ञापन लोगों को खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं और सेवाओं का एक अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। यानी कि इसको अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण इसलिए बताया गया है क्योंकि विज्ञापन जो होता है वो वन साइडेड होता है। इसके अंदर जो निर्माता है विज्ञापन के माध्यम से अपनी बात, अपने विचार जो है बता सकता है लेकिन फीडबैक नहीं ले सकता। इस कारण से इसे अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण बताया गया है। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन की विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला है व्यय होना आवश्यक, यानी कि पेड फॉर्म में होता है। उपभोक्ताओं को सूचना देने वाले का केवल ये प्रयास, यानी कि सूचना देने का जो प्रयास होता है वही विज्ञापन कहलाता है। अब देखो, जिस पर विक्रेता ने कुछ खर्चा किया, यानी कि उपभोक्ताओं को सूचना देने के लिए विक्रेता ने कुछ व्यय किया है। यदि बिना ही किसी व्यय के वस्तु या सेवा से संबंधित कोई सूचना, संदेश अगर उपभोक्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है तो वो विज्ञापन नहीं कहलाता, क्योंकि विज्ञापन पर उत्पादक या निर्माता या विक्रेता का खर्च होना जरूरी है, तभी उसको विज्ञापन कहा जाएगा। मान लेते हैं यदि एक पत्रिका का संपादक है, वो स्वयं ही किसी विशेष वस्तु के बारे में सूचना प्रकाशित कर देता है अपनी पत्रिका में, तो देखो इससे उपभोक्ता को वस्तु की जानकारी तो प्राप्त होगी, लेकिन विक्रेता की ओर से इस प्रकाशन के लिए, यानी कि उस पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए कोई प्रयास, यानी कि कोई खर्च नहीं किया गया। जब खर्च नहीं किया गया है तो इसको विज्ञापन नहीं कहेंगे बल्कि इसको पब्लिसिटी कहा जाएगा। इससे अतः इस उत्पाद की जानकारी दिया जाना, यानी कि केवल अगर हम ये कह दें कि उपभोक्ता को उत्पाद की जानकारी देना ही विज्ञापन है तो ऐसा नहीं है। विज्ञापन केवल तभी कहलाता है जब उत्पादक या निर्माता के द्वारा जानकारी देने के लिए कुछ व्यय किया गया हो, तभी उसको विज्ञापन कहेंगे, अदरवाइज नहीं। सेकंड है इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन सूचनाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण होता है, अर्थात जो विज्ञापन करता एवं उपभोक्ता व्यक्तिगत रूप से आमने सामने नहीं होते। अब विज्ञापनकर्ता कौन होता है? एक निर्माता, एक उत्पादक ही विज्ञापन करवाता है। तो जो विज्ञापन करवा रहा है वो व्यक्ति, निर्माता और उपभोक्ता आमने सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं होते। तो विज्ञापन के अव्यक्तिगत होते हुए भी यह उपभोक्ता को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है, क्योंकि विज्ञापन एक तरफी बात है, न कि संवाद। एडवर्टाइजिंग इज ए मोनोलॉग एंड नॉट ए डायलॉग, यानी कि एक तरफी बात है, कोई संवाद नहीं है। तो इसमें देखो केवल विज्ञापन के द्वारा प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। फीडबैक जो इस सूचना को लेता है उसका फीडबैक नहीं लिया जा सकता, इस कारण से इसको इम्पर्सनल बताया गया है। तीव्र एवं सामूहिक संदेश वहन, स्पीडी एंड मास कम्युनिकेशन। विज्ञापन संदेश वहन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा संदेश एक तो बहुत तीव्र गति से, स्पीड से पहुंचता है, और संदेश की स्पीड तीव्र होने के साथ साथ
इसका जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, वो बहुत बड़ा होता है। यानी कि एक ही समय में ये लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है। जैसे टीवी चैनल पे जो विज्ञापन आता है, वहाँ से जब रिलीज करते हैं तो जिन जिन के घर में टीवी चैनल, जिस चैनल पे चल रही है वो चैनल ओपन है, सबके पास वो एडवर्टाइजमेंट पहुंच जाती है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो एक तो बहुत स्पीड से पहुंचती है और दूसरी मास कम्युनिकेशन है, यानी कि एक ही साथ लाखों करोड़ों लोगों के पास एक साथ पहुंच जाती है। विज्ञापन प्रायोजक की पहचान। प्रायोजक मतलब होता है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर मतलब वो व्यक्ति होता है जो विज्ञापन करवाता है, जो उत्पादक होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। विज्ञापन की एक विशेषता यह है कि इससे करवाने वाली संस्था को पहचाना जा सकता है। विज्ञापन को देखकर आप पहचान सकते हो कि इसका स्पॉन्सर कौन है। जब भी हम कोई विज्ञापन देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये स्वयं ही अपने आप ही पता चल जाता है कि उसका प्रायोजक कौन है, यानी कि उस विज्ञापन को करवाने वाला कौन है। स्पष्ट है, उसका प्रायोजक उस वस्तु और सेवा का विक्रेता होगा या फिर उस वस्तु को बनाने वाला होगा। फिर भी यदि किसी कारण से विज्ञापन के द्वारा अगर आपको प्रायोजक यानी कि स्पॉन्सर का पता नहीं चलता है, पहचान नहीं सकते हैं, तो वह विज्ञापन नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगी, एक प्रचार, पब्लिसिटी होगी। विज्ञापन की भूमिका, रोल ऑफ एडवर्टाइजमेंट। रोल का मतलब है कि एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या क्या रोल अदा करती है या किस किस के लिए एडवर्टाइजमेंट का महत्व है। देखो, आज बाजार में एक ही वस्तु के बहुत सारे प्रोड्यूसर अवेलेबल है और सभी जो निर्माता है, सभी उत्पादक है, लोगों को अपनी अपनी वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित भी करते हैं ताकि उनका ज़्यादा से ज़्यादा विक्रय हो। तो ऐसी स्थिति में विज्ञापन एक ऐसा माध्यम है जिसका प्रयोग करके प्रतियोगिता में आसानी से या प्रतियोगिता का आसानी से सामना किया जा सकता है। देखो, विज्ञापन के बारे में ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि इसका लाभ केवल निर्माता को ही होता है, बल्कि इसका जो लाभ है विज्ञापन का वो निर्माता को ही नहीं होता अकेले, बल्कि पूरे समाज को होता है। समाज के अंदर जो जो व्यक्ति है, चाहे वो निर्माता हो, चाहे वो सेलर हो, चाहे वो कस्टमर हो, कोई भी हो, सबको विज्ञापन का लाभ मिलता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि विज्ञापन लाभदायक है। विज्ञापन की भूमिका को हम कुछ तथ्यों से स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं निर्माताओं के लिए महत्व, इम्पोर्टेंस टू मैन्युफैक्चरर। यानी कि जो निर्माता है, जो व्यक्ति, जो निर्माता विज्ञापन करवाता है, उसको विज्ञापन का क्या फायदा होता है, क्या लाभ होता है। तो सबसे पहला है ग्राहकों की संतुष्टि एवं विश्वास में वृद्धि, इनहैंसिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस। देखो, विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने नए उत्पादों की जानकारी संभावित उपभोक्ता तक तो पहुंचाते ही हैं। जानकारी प्राप्त होने के बाद ही लोग नए उत्पादों को खरीदने का मन बनाएंगे, क्योंकि विज्ञापन के द्वारा उन्हें नए उत्पाद की जानकारी मिलेगी। उनको पता चलेगा कि मार्केट में कोई नया प्रोडक्ट आया हुआ है, उसके क्या क्या फीचर्स हैं। उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो जान पहचान कर, देख कर, सुन कर उसको खरीदने का मन बनाते हैं। इस प्रकार ग्राहकों की संतुष्टि भी होती है और विश्वास भी होता है, क्योंकि जो विज्ञापन में कही गई बात है, जो दिखाई गई वस्तु है, वही आपको शॉप पर मिलती है। तो इससे ग्राहकों का संतुष्टि लेवल भी बढ़ता है और विश्वास भी बनता है। पुराने उत्पादों की मांग की वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। देखो, विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने पुराने उत्पादों की जानकारी लगातार लोगों को देते रहते हैं। यानी कि जो पुराने प्रोडक्ट हैं उनकी भी जानकारी देते रहते हैं। यह नहीं है कि विज्ञापन केवल नए नए प्रोडक्ट के लिए होते हैं। जो पुराने प्रोडक्ट है, जो काफ़ी समय से आपके चले आ रहे हैं, उनकी भी जानकारी देना लोगों को जरूरी होता है। परिणाम स्वरूप लोग उन उत्पादों और निर्माताओं से भली प्रकार से परिचित होते हैं और वे उन्हीं उत्पादों को बार बार खरीदते हैं।
तो पुराने ग्राहकों द्वारा एक ही निर्माता की वस्तु को बार बार खरीदने से नए ग्राहकों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और इस प्रकार विज्ञापन पुराने उत्पादों की मांग में वृद्धि करने में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि निरमा जो है सर्फ आता था पीले रंग का, तो बीच में उसके विज्ञापन वगैरह नहीं आ रहे थे, तो उस कारण से उसकी सेल जो है बिल्कुल डाउन चली गई थी। जैसे ही उन्होंने निरमा की ऐड देनी स्टार्ट की तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि हाँ, निरमा एक नाम की एक सर्फ होती थी और वो बहुत अच्छी है, लोगों ने पहले यूज़ की है, पर क्योंकि और कंपनियों के विज्ञापन आने लग गए थे और निरमा के विज्ञापन नहीं आए थे तो लोग उस प्रोडक्ट को भूल गए थे। जैसे ही विज्ञापन आया लोगों को उस प्रोडक्ट की जानकारी हो गई, यानी कि उनको याद आ गया, तो लोग दोबारा से उसको खरीदने लगे। तो इस प्रकार निरमा की जो है सेल इंक्रीज हो गई है। तो इस कारण से केवल नए प्रोडक्ट के लिए ही विज्ञापन जरूरी नहीं है, पुराने प्रोडक्ट के लिए विज्ञापन भी जरूरी है। थर्ड है प्रतियोगिता का सामना करने में सहायक, हेल्पफुल इन फेसिंग कंपटीशन। देखो, विज्ञापन के माध्यम से एक निर्माता अपने उत्पाद को प्रतियोगी निर्माताओं के उत्पाद से बेहतर साबित करने की कोशिश करता है। वो विज्ञापन में यही दिखाने की कोशिश करता है कि मेरा प्रोडक्ट ही मार्केट में इस काम के लिए सबसे बेस्ट है, और अगर वह विज्ञापन ठीक ढंग से किया जाए तो वो इस प्रयास में यानी कि सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बनाने में वो सफल भी हो जाता है। इसी कारण से कहा गया है कि विज्ञापन जो है निर्माताओं को प्रतियोगिता का सामना करने में भी सहायता करता है। फोर्थ है बाजार क्षेत्र की वृद्धि में सहायक, हेल्पफुल टू इंक्रीज द मार्केट एरिया। देखो, विज्ञापन के माध्यम से निर्माता अपने उत्पाद की जानकारी दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि विज्ञापन जो है वो जैसे टीवी चैनल पे दे दिया तो जिस जिस कोने में, जहां आजकल तो हर एक घर में टीवी तो है ही है, तो जैसे ही वो टीवी देखते हैं तो उनको उस प्रोडक्ट की जानकारी मिल जाती है। जिन स्थानों पर व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाता है विज्ञापन वहां भी पहुंच जाता है। तो इस प्रकार विज्ञापन से जो बाजार का क्षेत्र है वो बढ़ जाता है। जैसे ही ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी या ऐसी जगह पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिन जगहों की हमें जानकारी नहीं है, तो वहाँ पर भी लोग प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे, तो वहाँ भी प्रोडक्ट वो पहुँच जाता है। तो बाजार क्षेत्र में वृद्धि होने से सीधी सी बात है कि बिक्री में भी वृद्धि हो जाती है। फिफ्थ है ब्रांड प्राथमिकता उत्पन्न करने में सहायक, हेल्पफुल टू क्रिएट ब्रांड प्रेफरेंस। प्राय निर्माता विज्ञापन के माध्यम से अपनी वस्तु की विशेषता बताते समय ब्रांड पर भी बहुत ध्यान देते हैं, क्योंकि एक बार ब्रांड नेम कस्टमर के दिमाग में फीड हो जाता है तो उस ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो ब्रांड नेम से खरीदने लग जाते हैं। तो प्रत्येक निर्माता अपनी वस्तु का ब्रांड एक तो आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं कि उनका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड चिन्ह है, वो अट्रैक्टिव हो, ताकि लोग उसे एक तो आसानी से याद कर सके और दिखने में भी अच्छा लगे जो ब्रांड मार्क है। जब कोई विशेष ब्रांड लोगों को पसंद आ जाता है तो वे उसी ब्रांड की वस्तु खरीदने को ही प्राथमिकता देते हैं। सेकंड जो है, ये तो था हमारा निर्माताओं के लिए क्या महत्व है एडवर्टाइजमेंट का। अब हम स्टडी करेंगे कि समाज के लिए एडवर्टाइजमेंट का क्या महत्व है समाज के लिए। तो देखो, विज्ञापन से समाज को प्राप्त होने वाले जो मुख्य लाभ है उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। हम सबसे पहला है समाज को जो बेनिफिट मिलता है वो है हेल्पफुल इन जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट। तो देखो, विज्ञापन से रोजगार तो बढ़ता ही बढ़ता है, रोजगार के अवसर बढ़ते ही हैं। इसके द्वारा कैसे रोजगार बढ़ते हैं, जैसे कुछ नमूने सैंपल तैयार करने वाले होते हैं, कुछ लेखन का काम करने वाले होते हैं, कुछ कलाकार होते हैं जो उसकी मूवी वगैरह बनाते हैं, कुछ कैमरामैन जो मूवी बनाने वाले होते हैं, कुछ जो आर्टिस्ट या जो एक्टर वगैरह होते हैं जो उसमें अपनी वॉइस देते हैं। तो आज ये काम इतने बड़े पैमाने पर होने लगा है कि कुछ कंपनियां जो है, कंपनियों की स्थापना केवल ओनली एडवर्टाइजमेंट के लिए ही होने लगी है। यानी कि पूरी की पूरी कंपनियां केवल एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ही स्थापित हो रही है। उनका काम ये है कि दूसरे जो लोग हैं वो पैसा देकर उनसे एडवर्टाइजमेंट की मूवी बनाए, रिटर्न फॉर्म में करवाए और बाद में वो उसको प्रेजेंट करें।
तो सीधी सी बात है, रोजगार बढ़ता है। सेकंड है जीवन स्तर के सुधार में सहायक, हेल्पफुल इन इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। देखो, विज्ञापन के माध्यम से लोगों को एक तो नई नई वस्तुओं की जानकारी मिलती है। जैसे ही नई नई वस्तुओं का प्रयोग करने लोग लगते हैं, वैसे ही उनके जीवन स्तर में सुधार भी होने लगता है। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार में वृद्धि होती है। रोजगार बढ़ता है तो लोगों की आय बढ़ती है। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो उसका आय का सीधा सा असर उनके जीवन स्तर पर पड़ेगा, तो उनका जीवन स्तर में भी सुधार आ जाएगा। संदेश वाहन के माध्यमों को जीवित रखने में सहायक, संदेश वाहन, हेल्पफुल इन द सर्वाइवल ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। देखो, संदेश वाहन के साधन कौन कौन से होते हैं? समाचार पत्र, पत्रिका, टेलीविजन, रेडियो, यही होती है। अब देखो, इनकी आय का जो मुख्य सोर्स है वो है विज्ञापन। यदि संदेश वाहन के इन माध्यमों को विज्ञापन से प्राप्त आय की सहायता ना मिले, यानी कि जो विज्ञापन लोग इनसे करवाते हैं तो वो इनसे पैसा लेते हैं, कम्युनिकेशन मीडिया होते हैं। अगर विज्ञापन ना करे तो इनकी आय का तो कोई साधन ही नहीं होगा। जब आय का कोई साधन नहीं होगा तो ये अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकते। तो संदेश वाहन के इन माध्यमों से समाज को अनेक जानकारियां प्राप्त होती हैं, साथ में इनका जीवित रहना जरूरी है, क्योंकि ये जीवित तभी रहेंगे जिनको इनको आय मिलेगी। आय इनको मिलती है एडवर्टाइजमेंट करवाने वालों से। तो जब इनको आय होगी तभी ये मीडिया जीवित रहेंगे और लोगों को अनेक महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो विज्ञापन है वो कम्युनिकेशन मीडिया को जीवित रखने में भी हेल्प करता है। फोर्थ है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के निर्माण में सहायक, हेल्पफुल इन क्रिएटिंग हेल्दी कंपटीशन। जब कोई अपने उत्पाद का विज्ञापन करता है, कोई भी कंपनी जब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करती है तो उसकी कोशिश या उसका प्रयास रहता है कि उत्पाद की किस्म में सुधार किया जाए, क्योंकि जब वो लोगों के सामने प्रेजेंट कर रही है अपना प्रोडक्ट तो उसकी कोशिश रहेगी पहले अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारा जाए और मूल्य में कमी, यानी कि कमी का मतलब ये नहीं है कि कॉस्ट से भी कम हो जाए, यानी कि जेन्युइन प्राइस हो, कॉस्ट भी निकले, प्रॉफिट मार्जिन भी हो। तो इस तरह से एक बैलेंस्ड जो हम प्राइस कह सकते हैं वो हो। निर्माताओं की कोशिश या प्रोड्यूसर की कोशिश ये रहती है कि अन्य उत्पादों में कमी निकालने की अपेक्षा, जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको दूसरे प्रोडक्ट में कमी निकालने के बजाय अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहिए। तो इससे क्या होगा, जब प्रोडक्ट दूसरों की कमियों को, प्रोड्यूसर जो है दूसरों की कमियों को देखना बंद करके अपने प्रोडक्ट पर फोकस करते हैं तो इससे स्वस्थ कंपटीशन का निर्माण होता है और इसका लाभ जो है पूरे समाज को प्राप्त होता है। नेक्स्ट है देश के आर्थिक विकास में सहायक, हेल्पफुल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। देखो, आज विज्ञापन का प्रभाव एक देश के अंदर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये देश की सीमाओं को भी क्रॉस कर चुका है। आपने देखा होगा कि सैटेलाइट के माध्यम से विज्ञापन को विदेशों में भी देखा जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, जब विज्ञापन विदेशों में देखा जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट की या जो भी निर्माता है उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन विदेशों में भी जाएगी। तो जब इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट की मिलेगी तो वहाँ प्रोडक्ट की सीधी सी बात है डिमांड भी होगी। डिमांड होगी तो विदेशों में क्या होगा, निर्यात बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो जब निर्यात होगा तो इससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी और फिर नए नए धंधे, जो उद्योग धंधे हैं उनका भी विकास होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि विज्ञापन देश के आर्थिक विकास में भी सहायक है। तो ये था हमारा, हमने अभी स्टडी किया है, एक तो निर्माता के लिए विज्ञापन का क्या महत्व है, दूसरा पॉइंट हमने स्टडी किया समाज के लिए क्या महत्व है। अब हम देखते हैं कि ग्राहकों के लिए क्या महत्व है। जो विज्ञापन है इसका ग्राहकों को क्या फायदा होता है, इंपॉर्टेंस टू कस्टमर। तो देखो, ग्राहकों को होने वाले फायदे निम्नलिखित है। सबसे पहले है मूल्य में कमी, रिडक्शन इन प्राइस। देखो, विज्ञापन से क्या होता है, मांग इंक्रीज हो जाती है। जो डिमांड है वो इंक्रीज होने से क्या होगा, प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होने लगेगा। जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होता है तो कुछ बचते, यानी कि इकोनॉमी
कुछ बचतें मिलना स्टार्ट हो जाती है, तो जो पर कॉस्ट होती है प्रोडक्ट की वो कम हो जाती है। प्रति इकाई लागत कम होने के कारण क्या होगा, मूल्य में ऑटोमेटिक ही कमी आ जाती है। तो इस तरह से ग्राहकों को कम कीमत पर प्रोडक्ट मिलता है। सेकंड है विभिन्न उत्पादों का ज्ञान, नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। तो देखो, विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को नई नई वस्तुओं की जानकारी प्राप्त होती है। ग्राहकों के सामने बहुत अनेक वस्तुएं होती है और वह उनमें से एक सर्वश्रेष्ठ का चुनाव कर सकता है। यानी कि एक कस्टमर के सामने जो सिलेक्शन करने का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आप शूज़ खरीदने जाते हो शॉप पे, तो आपको वहाँ कई कंपनियों के शूज़ मिल जाते हैं। अगर आपने कोई मान लो कंपनियों की विज्ञापन देखे हैं तो आपको पता है कि फला कंपनी के शूज मार्केट में आए हुए हैं, उनकी ये क्वालिटी है। तो इस तरह से आप जो है आसानी से कई जो है कंपनी उनकी ब्रांड को देखकर उनमें से कोई सिलेक्ट कर सकती हो। तो इससे नॉलेज बढ़ती है कस्टमर की। थर्ड है नो फियर ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण का डर नहीं। देखो, विज्ञापन जो है ग्राहकों को शिक्षित करने का काम करता है, केवल एजुकेट करता है। यानी कि विज्ञापन के माध्यम से ग्राहकों को वस्तु की सारी विशेषताओं की जानकारी जो है वो पहुंच जाती है विक्रेता से पहले ही। क्योंकि जैसे ही प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट बनते ही वो जो बीच में मीडिएटर होते हैं, सेलर होते हैं, वहां तक नहीं पहुंचती। विज्ञापन देते हैं, विज्ञापन से तो जैसे विक्रेता के पास जानकारी पहुंचती है वैसे ही उपभोक्ता के पास जानकारी पहुंच जाती है। तो इस प्रकार विक्रेता जो है ग्राहकों का शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि ग्राहकों को एक प्रोडक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है। तो उस इंफॉर्मेशन के अलावा कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करके सेलर जो है एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कर सकता। तो इससे सीधी सी बात है, कस्टमर का शोषण नहीं होता। उत्पाद की किस्म में सुधार, इम्प्रूव्ड क्वालिटी प्रोडक्ट। जब कोई उत्पादक या विक्रेता अपने उत्पाद का विज्ञापन करता है तो उसका उद्देश्य ग्राहकों में अपना विश्वास बनाना होता है या ग्राहकों का विश्वास जीतना होता है। अब देखो, ग्राहकों का विश्वास जीतने के लिए तो आपके माल की क्वालिटी यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि जिन वस्तुओं का विज्ञापन किया जाता है वे वस्तुएं प्राय अच्छी क्वालिटी की ही होती है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विज्ञापन करना लाभदायक है और इसकी निर्माता, समाज और ग्राहकों की स्थिति को बेहतर करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी है। क्योंकि हमने जैसे स्टडी किया है, तीनों के लिए स्टडी किया है हमने, तो निर्माता, समाज और ग्राहक, और तीनों को ही हमने देखा कि तीनों के लिए ही बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरे समाज के लिए, निर्माताओं के लिए और कस्टमर के लिए। अब आता है विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप अथवा विज्ञापन की सीमाएं, या इसको विज्ञापन के दोष भी आप कह सकते हो। ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजिंग और लिमिटेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वो आक्षेप के नाम से आता है, बच्चों ध्यान रखना। विज्ञापन के विरुद्ध आक्षेप कौन कौन से है, वर्णन करें। देखो, हमने विज्ञापन की इंपॉर्टेंस पढ़ी है, तो जहाँ एक और विज्ञापन को आधुनिक व्यवसाय की जान माना जाता है, वहीं कुछ विद्वान ये कहते हैं कि विज्ञापन पर जो खर्च किया जाता है, व्यय किया जाता है, वो अपव्यय है, वेस्टेज है। मनी स्पेंट ऑन एडवर्टाइजमेंट इज वेस्ट। वो कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे जो हम एक्सपेंस करते हैं, जो पे करते हैं, वो सारा वेस्ट हो जाता है। तो अब बता दें कि जो विद्वान है इस बात का समर्थन देते हैं कि विज्ञापन पर किया गया खर्चा अपव्यय है, तो वास्तव में वे केवल विज्ञापन के आलोचक ही हो सकती हैं और वे केवल इसके दोषों की ओर इशारा कर रही है। उन्होंने इसके प्रॉफिट की ओर इशारा नहीं किया, यानी कि वो इसके प्रॉफिट नहीं बता रहे, वो आलोचना कर रही है तो वो इसके दोष के बारे में बता रही है कि विज्ञापन के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो इसके निम्नलिखित दोष या सीमाएं या आक्षेप कह सकते हैं। सबसे पहला है लागतों में वृद्धि, एड टू कॉस्ट। देखो, विज्ञापन करने के लिए संस्था को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ता है, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। अब जो खर्च किया जाता है
तो इससे क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती है और इस खर्च को पूरा करने के लिए वस्तु की कीमत में वृद्धि करनी पड़ती है, क्योंकि जो निर्माता है वो ये खर्च निकालेगा कहाँ से, जो वस्तु बनाकर बेचता है उसी में से तो निकालेगा, तो उसकी कीमत बढ़ा देती है। तो कोई भी उत्पादन विक्रय जो विज्ञापन की लागत है वो कभी भी अपनी पॉकेट से नहीं भरेगा। इस प्रकार ये विद्वान मानते हैं कि इस प्रकार विज्ञापन से वस्तुओं की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि होती है और इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन लागतें ऊंची कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं को ही हस्तांतरित हो जाती है। यानी कि प्रोड्यूसर कुछ भी अपने पॉकेट से नहीं देता, जो विज्ञापन पे कॉस्ट आती है वो अल्टीमेटली किसको पे करनी पड़ती है, उपभोक्ता को ही पे करनी पड़ती है, वो प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड कर दी जाती है। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट आर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ हाई प्राइसेस। सेकंड है अंडरमाइंस सोशल वैल्यूज, सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करना। तो दूसरा दोष इसका है कि जो विज्ञापन है लोगों को दिन में सपने दिखाने का काम करता है। दिन में सपने, आज ये लोगों को वास्तविकता से बनावटीपन की ओर ले जा रहा है, यानी कि जो रियलिटी है उससे आर्टिफिशियल की ओर ले जा रहा है। इसके माध्यम से लोगों को नित्य डेली के डेली नए नए उत्पादों की जानकारी दी जाती है और इनमें से नाम मात्र के प्रोडक्ट या हम कह सकते हैं कुछ ही प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो उनके काम के होते हैं। आप भी टीवी पे अगर न्यूज़ देखोगे या जो भी आप टीवी चैनल देखोगे, खोल कर देखोगे, तो उसमें से बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आ जाएंगे जिनकी आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है या आपके लिए कोई उन प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो उसी बात को ये ध्यान में रखकर कह रहे हैं कि इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि इनमें से नाम मात्र के उत्पाद ही उनके काम के होती है। अब देखो नए नए उत्पादों की चक्काचौंध उन्हें परेशान करने लगती है। वो देखो नए नए उत्पाद देखेंगे तो उन्हें खरीदना भी चाहते हैं, लेकिन उनके पास सोर्स नहीं होते। तो ये कहते हैं कि वे अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट होने लगते हैं। जो कस्टमर होता है जब वो इस प्रोडक्ट को देख लेता है, समझ लेता है, मन करता है खरीदने का बट खरीद नहीं पाता, तो वो असंतुष्ट होने लगते हैं। और कहते हैं इससे एक सामाजिक बुराई मानते हुए कहा जा सकता है कि विज्ञापन से सामाजिक मूल्यों की अवहेलना होती है, क्योंकि ये कहते हैं कि जो कस्टमर है वो असंतुष्ट हो जाता है ना खरीद पाने के कारण, तो इस कारण से एक सामाजिक मूल्य की अवहेलना होती है। थर्ड है क्रेताओं को भ्रमित करना, कंफ्यूज द बायर। कई बार विज्ञापन में वास्तविकता को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर दिखाया जाता है। उपभोक्ता विज्ञापन पर विश्वास करके वस्तु को खरीद तो लेते हैं, लेकिन प्रयोग करने पर कई बार जो है उपभोक्ता अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग जाता है, क्योंकि बाद में उसे पता चलता है कि विज्ञापन में जो जानकारी दी गई थी जबकि माल में ऐसा कुछ नहीं निकला है। तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण है इससे लोगों का विज्ञापन पे से विश्वास उठ जाता है। तो इसी कारण से कहा जाता है विज्ञापन के बारे में कि विज्ञापन भ्रांति उत्पन्न करता है न कि सहायता। ये जो पॉइंट आए ना ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाती है, ध्यान रखना कि भ्रांति उत्पन्न करता है सहायता नहीं, कैसे, तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करके आपको बताना है। फोर्थ है घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करना, इनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर गुड्स। विज्ञापन में प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पाद को बढ़िया बताता है। आप जो भी विज्ञापन देखोगे तो कोई निर्माता ऐसा नहीं है कि वो लोगों को अपने प्रोडक्ट की सच्चाई बताएगा, यानी कि अगर क्वालिटी हल्की है तो भी वो हल्की बताएगा, वो उसको भी बढ़िया बताता है। तो क्रेता ये डिसीजन नहीं कर पाता कि वास्तव में कौन सा प्रोडक्ट बढ़िया है। कई बार तो पूरे दाम देने पर भी अच्छी क्वालिटी का माल नहीं मिलता पाता। जब एक बार विक्रेता को घटिया माल के भी पूरे दाम मिल जाए तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको आदत बन जाती है और अन्य विक्रेताओं पर भी इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है कि वो भी विज्ञापन करके घटिया माल को अच्छे दाम में बेच सकता है, तो दूसरे भी ऐसा करने लग जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञापन घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करता है। फिफ्थ है कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते, सम एडवर्टाइजमेंट आर इन बैड टेस्ट। देखो टेस्ट की बात आती है तो टेस्ट हर एक व्यक्ति का अलग अलग होता है।
कोई जैसे इंग्लिश मूवी देखना चाहता है, कोई हिंदी मूवी, कोई भोजपुरी मूवी, तो सबका टेस्ट अलग अलग होता है। उसी टेस्ट को ध्यान में रखकर ही इसके जो आलोचक है वो ये बात कर रहे हैं। कहते हैं कई बार एक विशेष वर्ग को आकर्षित करने के लिए, यानी कि कोई विशेष वर्ग जैसे जो युवा है उनको आकर्षित करने के लिए, या कोई भी जो बच्चे हैं, किसी को भी ले सकते हो, एक वर्ग को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन में अभद्र भाषा या चित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो यह किसी विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक भी हो सकता है। एक के लिए तो ठीक है, एक वर्ग के लिए तो ठीक है, पर हो सकता है किसी दूसरे वर्ग के लिए ये अपमानजनक हो या उसे अच्छा ना लगे। तो आमतौर पर इस तरह के विज्ञापनों का विरोध किया जाता है क्योंकि ये लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ विज्ञापन रुचिकर नहीं होते, यानी कि बैड टेस्ट के होती हैं। तो ये थे इसके दोष। अब आता है ऑब्जेक्शन टू एडवर्टाइजमेंट असेल्ट, विज्ञापन के आक्षेपों का खंडन। जो ये दोष है उनको खंडित कैसे किया जा सकता है या उनको दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखो, यद्यपि विज्ञापन विभिन्न लोगों के द्वारा विज्ञापन का जोरदार विरोध किया गया, परंतु फिर भी ये निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है। देखो, किसी चीज के दोष हैं, इसके लाभ भी हैं तो दोष भी होंगे। तो ये नहीं है कि इसके दोष हैं तो इस चीज को छोड़ ही दें, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो विभिन्न आलोचकों के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिए गए हैं जो आलोचकों ने आलोचना की। अभी हमने पढ़ी है ना आलोचना, तो इसकी आलोचना के विरोध में कुछ लोगों ने इनका विरोध किया या तर्क दिए हैं। तो वो तर्क कौन कौन से हैं? इन्होंने तर्क देकर ये बताया है कि जो आप आलोचना कर रहे हो वो गलत है, उनका खंडन कर रही है। तो सबसे पहला है, यह लागतों में वृद्धि नहीं करता, क्योंकि पहली आलोचना क्या आई थी, ये लागतों में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर खंडन किया जा रहा है कि इट डज नॉट इंक्रीज कॉस्ट, यानी कि ये लागतों में वृद्धि नहीं करती। तो ये इस तर्क को खंडित करते हुए बताते हैं कि विज्ञापन के विरुद्ध जो ये आरोप लगाया गया है कि ये लागतों में अनावश्यक वृद्धि करता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि विज्ञापन से वस्तुओं की मांग बढ़ती है, और जब मांग बढ़ती है तो उत्पादन बड़े पैमाने पे किया जाता है। बड़े पैमाने पे उत्पादन करेंगे तो सीधी सी बात है, बहुत सारी बचतें होती हैं। जब बचतें होंगी तो प्रति इकाई लागत कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, एक विज्ञापन अच्छी किस्म की वस्तुएं और सेवाएं भी सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवाने में सहायक हो जाता है। तो इस कारण ये कहते हैं कि विज्ञापन से कॉस्ट बढ़ती नहीं बल्कि कम होती है, क्योंकि विज्ञापन से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो प्रोडक्ट खरीदती है, डिमांड इंक्रीज होती है, तो इससे बल्क में प्रोडक्शन किया जाता है। तो इससे काफ़ी सारी बचतें होने के कारण प्रति इकाई लागत कम होती है और जो कीमत है वो कम हो जाती है। सेकंड जो आक्षेप था, खंडन था, वो था कि ये सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करती हैं। खंडन करते हुए ये बताया जा रहा है कि ये सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता। इट डज नॉट अंडरमाइन सोशल वैल्यू। देखो कैसे ये सामाजिक मूल्यों की अवहेलना नहीं करता, ये बता रही है कि विज्ञापन पर लगा सामाजिक मूल्यों की अवहेलना का आरोप जो लगा है ये एकदम गलत है। कैसे? विज्ञापन जो है सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने के स्थान पर सामाजिक स्तर को उन्नत करने का काम करता है, बढ़ाने का काम करता है। कैसे? ये लोगों को आधुनिक और बेहतर प्रोडक्ट की जानकारी देता है, इसे लोगों के चयन करने का क्षेत्र बढ़ जाता है, और जहां तक उपभोक्ता को दिन में सपन दिखाने की बात है तो ये केवल उत्पादों की जानकारी ही देता है, उपभोक्ता को उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। उत्पाद को खरीदना ना खरीदना उपभोक्ता के स्वयं के हाथ में है। यदि विज्ञापन से लोगों की असंतुष्टि बढ़ती है तो ये विज्ञापन की नहीं बल्कि उनकी स्वयं की कमजोरी है कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे और असंतुष्ट हो जाते हैं। विज्ञापन कभी उनको नहीं कहता कि आप असंतुष्ट हो, उस विज्ञापन में केवल प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ही दी जाती है, इसके अलावा कुछ नहीं। थर्ड है, ये क्रेताओं को भ्रमित नहीं करता। अब देखो हमने पीछे उसमें पढ़ा था कि ये क्रेताओं को भ्रमित करता है, बट यहाँ खंडन किया जा रहा है कि ये भ्रमित नहीं करता। इट डज नॉट कंफ्यूज द बायर। हाँ, ये ठीक है कि कई बार विज्ञापन में वास्तविकता को तोड़ मरोड़ कर तो दिखाया जाता है, लेकिन क्रेता भी एक रैशनल प्राणी है, एक विवेकी, उसके पास अपना दिमाग है,
इसलिए वह उत्पाद के सभी पहलुओं को भली प्रकार परख कर देख कर ही उसको परचेज करने का डिसीजन लेना चाहिए। हाँ, यदि उसे कोई बात स्पष्ट नहीं है तो वह विक्रेता से इसकी पूरी जांच पड़ताल कर सकता है, क्योंकि मनुष्य विवेक की प्राणी है। तो जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदे तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ही खरीदना चाहिए। तो विज्ञापन के द्वारा क्रेताओं को भ्रमित करने की बात काफी हद तक गलत है, क्योंकि विज्ञापन में केवल इंफॉर्मेशन दी जाती है। यह घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित नहीं करता। हमने खंडन में पढ़ा था, यानी कि आक्षेप में पढ़ा था कि ऑब्जेक्शन जो लगाए थे वो ये लगाए गए थे कि यह घटिया उत्पादों की बिक्री को प्रोत्साहित करता है। बट यहाँ खंडन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इट डज नॉट एनकरेज सेल ऑफ इंफीरियर प्रोडक्ट्स। हाँ, ये ठीक है कि सभी विक्रेता जो है विज्ञापन में अपने उत्पाद को बढ़िया बताते हैं, कोई भी अपने उत्पाद को घटिया नहीं बताते, लेकिन क्वालिटी की तुलना करके बढ़िया उत्पाद का चयन करना तो क्रेता का कर्तव्य है। क्योंकि आजकल एक ही जैसे बहुत सारी कंपनियों के प्रोडक्ट आते हैं, तो जो कस्टमर है उसको 2-3 कंपनी के प्रोडक्ट के आपस में कंपैरिजन करके ही उसको प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए। तो विक्रेता विज्ञापन में अपने उत्पाद की क्वालिटी के बारे में झूठ नहीं बोलता, पहली बात तो। इसके विरोध में उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। और जहां तक घटिया माल को अधिक दामों पर बेचने की बात है, तो इससे क्रेता को केवल एक बार ठगा जा सकता है, दोबारा नहीं। जो विक्रेता इस तरह की रणनीति अपनाते हैं वो लंबे समय तक नहीं टिक पाते, उनका बहुत जल्दी पतन हो जाता है, उनका बिजनेस बंद हो जाता है। नेक्स्ट है, यह अरुचि पैदा नहीं करता। ऑब्जेक्शन लगाया गया था कि ये अरुचि पैदा करता है, तो देखो इसका भी खंडन किया गया है, इस ऑब्जेक्शन का भी। इट डज नॉट क्रिएट बैड टेस्ट। इनका कहना है कि विज्ञापन अरुचि पैदा करता है, ये गलत है। हर विक्रेता अपने अपने ढंग से ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश करता है, और इसी प्रयास में कई बार वे अधिक उत्तेजित हो जाते हैं या उत्तेजित चित्र भी प्रस्तुत कर देते हैं। कुछ लोग तो इसे आधुनिकता मान लेते हैं, और कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये अभद्रता फैला रहे हैं, कुछ ऐसा भी कहते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये विज्ञापन का दोष नहीं है, बल्कि लोगों की अपनी समझ का दोष है। इसको कुछ लोग आधुनिकता भी मान सकते हैं और कुछ अभद्रता भी मान सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में उपरोक्त हमने जो विवरण पढ़ा है, इससे स्पष्ट होता है कि जहां एक और विज्ञापन के बहुत सारे लाभ हैं, वहीं इसके कुछ दोष भी हैं। लेकिन इन दोषों के आधार पर यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये एक सामाजिक अपव्यय है। जहां तक इसकी बुराइयों को दूर करने की बात आती है, तो इसके लिए निर्माता, उपभोक्ता और सरकार तीनों मिलकर कुछ प्रयास कर सकते हैं, जिससे इनकी बुराइयां दूर हो सकती हैं। और वो प्रयास कौन कौन से हैं? जैसे सबसे पहले नंबर पे हैं, निर्माताओं को क्या प्रयास करने चाहिए इन विज्ञापन की कमियों को दूर करने के लिए। निर्माताओं को ये चाहिए कि विज्ञापन पर अनावश्यक खर्चा ना करें, या अश्लील और सामाजिक मूल्यों की अवहेलना करने वाले विज्ञापन ना करें, उनसे दूरी बनाए रखें। अब देखो, उपभोक्ता की भी कुछ ड्यूटी है। उपभोक्ता को भी चाहिए कि विज्ञापन से वो भ्रमित होकर कोई भी वस्तु उपयोगिता काल से पहले ही प्रयोग करना ना छोड़े। और इनके साथ ही उन्हें ये भी चाहिए कि बुरी आदतों को जन्म देने वाले विज्ञापनों की ओर ध्यान ना दे, यानी कि उनको इग्नोर कर दे। एक ही ब्रांड की वस्तु को बार बार भी ना खरीदे, क्योंकि इससे एकाधिकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। तो बार बार जब भी आप परचेज करें, अलग अलग ब्रांड की वस्तु चेंज कर करके परचेज करें। अब आता है सरकार को क्या करना चाहिए। विज्ञापन की कमियों को दूर करने के लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि विज्ञापन में मिथ्या प्रचार जो कर रहे हैं, झूठे प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि इस तरह की प्रवृत्ति, यानी कि मिथ्या प्रचार करने की प्रवृत्ति जो है वो बंद हो सके। तो ये हमारा आज चैप्टर एडवर्टाइजमेंट का इस एक ही लेक्चर में कंप्लीट होता है। तो बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।